देखो हम आज केमिस्ट्री का बहुत ही है ना 10th स्टैंडर्ड का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, है ना। अगर मैं उस चैप्टर की बात करूं तो आपके सीबीएसई बोर्ड में तो एटलीस्ट एक दो क्वेश्चंस तो उससे बनते ही बनते हैं ना। तो अगर मैं चैप्टर की बात करूं तो चैप्टर का नाम है कार्बन कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता रहा हूं कि कार्बन क्या होता है ना, और कार्बन का कंपाउंड्स का मतलब क्या है। अगर इन दो टर्म को आप समझ सकते हैं तो आगे समझ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता रहा हूं, इसको समझाने से पहले मैं आपको मिलवा रहा हूं एलिमेंट से। आप अगर एलिमेंट को समझ सकते हो तो आप कार्बन को भी समझ सकते हो। तो एलिमेंट कुछ नहीं होता, दुनिया की वो चीज एलिमेंट होती है जो सेम टाइप के एटम से मिलकर बनी होती है ना। क्या बोल रहा हूं, एलिमेंट दुनिया की वो चीज होती है जो सेम टाइप के एटम से मिलकर बनी होगी, ठीक है। जैसे मैं यहां पर एक आयरन रॉड ले रहा हूं, लोहे की एक रॉड ले रहा हूं, है ना। लोहे का फॉर्मूला क्या होता है, Fe होता है। इस पूरी रॉड में क्या होंगे, सबके सब क्या होंगे, Fe के एटम। क्या होंगे, सबके सब आयरन के ही एटम होंगे, कोई थर्ड पार्टी या सेकंड पार्टी है नहीं मिलेगा। तो ये सेम टाइप के एटम से अगर मिलकर बना है, इसको आप क्या बोलोगे, एलिमेंट्स बोलोगे, ठीक हो गया। यहां पर मैं ले रहा हूं एक कॉपर वायर, तांबे का एक तार, ठीक है। तांबे का फॉर्मूला क्या होता है, Cu क्या है, एक एटम है। तो ये तांबे का अगर वायर है, कॉपर का वायर है, तो इस वायर के अंदर कॉपर 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 सबके सब क्या होंगे, सेम टाइप के कॉपर के एटम्स होंगे। तो ये क्या है फिर आपके पास, एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स वो स्पीसीज है, दुनिया की वो चीज है जो सेम टाइप के एटम से मिलकर बनी होती है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि कार्बन क्या है, तो कार्बन भी क्या होता है, एक एलिमेंट ही होता है, ठीक है। अगर मैं कार्बन के इतने बड़े टुकड़े को ले आऊं तो सबके सब उसके अंदर कार्बन के ही एटम मिलेंगे। कार्बन का मतलब कोयला। मान लो इतना बड़ा मैं कार्बन का टुकड़ा ले आ रहा हूं, तो सबके सब एटम क्या होंगे उसके अंदर, कार्बन 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 कार्बन, कनेक्टेड होंगे बॉन्ड के थ्रू, है ना। अभी ऐसे नॉर्मली समझो कि अगर ये एलिमेंट तो सेम टाइप के क्या मिलेंगे, कार्बन एलिमेंट्स के अंदर कार्बन के ही एटम मिलेंगे, ठीक है, समझियो ना। और दुनिया की जितनी भी एलिमेंट हुआ करती ना, एलिमेंट जितने भी होते हैं दुनिया के प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर होती है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि एलिमेंट क्या होता है, आप बोलना दुनिया की प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर होती है। दुनिया के जो भी मैटर है उसमें जो एलिमेंट होता है आपके पास प्योर होता है। कंपाउंड भी प्योर होता है, वो भी समझेंगे। तो एलिमेंट क्या होता है समझ गए ना, कार्बन इज द एलिमेंट्स, ठीक है। तो एलिमेंट तीन टाइप के होते हैं, मेटल हो सकती है, नॉन मेटल हो सकती है, और एक तीसरा एलिमेंट होता है जिसको हम मेटलॉइड बोलते हैं। तो कार्बन है तो एलिमेंट, लेकिन ये नॉन मेटल के अंदर आता है। किसके अंदर आता है, नॉन मेटल के अंदर आता है। चलिए फिर, कार्बन इज द एलिमेंट, एक ये नॉन मेटल है। कार्बन अगर एलिमेंट समझ गए हो तो हम कंपाउंड को समझ रहे हैं। एलिमेंट क्या होता है, सेम टाइप के एटम से मिलकर बनेगा। और कंपाउंड क्या होगा, कंपाउंड दुनिया की ऐसी चीज होगी जो डिफरेंट टाइप्स के एटम से मिलकर बनेगा। चलो मैं एक कंपाउंड का फॉर्मूला लिख रहा हूं। चलो एक मैं यहां पर फॉर्मूला लिख रहा हूं H2, ठीक है, और यहां पर एक फॉर्मूला लिख रहा हूं आपके पास CO2। तो बताओ किस फॉर्मूले के अंदर सेम टाइप के एटम है, H के साथ H ही जुड़ा है, मतलब ये क्या आपके पास एक एलिमेंट है, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट है। और देखो यहां पर डिफरेंट टाइप्स के एटम है, यहां पर कार्बन एटम है, यहां पर ऑक्सीजन। जब भी कोई चीज डिफरेंट एटम से मिलकर बनी होगी वो किसका फॉर्मेशन करेगी, कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगी। लेकिन जब कोई चीज सेम टाइप के एटम से मिलकर बनी होगी तो वो उस टाइम एलिमेंट का फॉर्मेशन करेगी। समझ में आ रही ना क्या बोल रहा हूं। चलिए, तो कार्बन क्या होता है, एलिमेंट, और कंपाउंड्स क्या होता है, कार्बन से जो चीज मिलकर बनी होगी। ध्यान रखना, कार्बन अगर कार्बन से ही जुड़ते जुड़ते लंबी चेन बना रहा है तो कार्बन का एलिमेंट हो गया। अगर कार्बन किसी डिफरेंट टाइप के एटम से कंबाइन हो रहा है, ध्यान रखना, कार्बन कभी भी जब डिफरेंट टाइप्स के एटम से कंबाइन हो रहा है उसी टाइम हम उसको कार्बन का कंपाउंड बोलेंगे। अगर सेम टाइप के एटम से मिलकर बनी हुई कोई चीज, उस टाइम हम उसे कार्बन एलिमेंट बोलेंगे। चलो फिर, तो कार्बन के कुछ कंपाउंड के मैं एग्जांपल लिख रहा हूं। जैसे CO2 है, CH4 है ना, CH3, COOH है। देखो ये कंपाउंड क्यों बोल रहा हूं इनको मैं,
क्योंकि डिफरेंट टाइप्स के एटम से मिलकर बना है। इसके अंदर कार्बन है और कार्बन किसी दूसरे एलिमेंट से कंबाइन हुआ है, तो मतलब एक कंपाउंड हो गया। कार्बन है किसी दूसरे एलिमेंट से भी वो कंबाइन हुआ है। कार्बन है किसी अनदर एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये आपके कंपाउंड के अंदर आएंगे, लेकिन ये किसके कंपाउंड है? कार्बन के कंपाउंड्स है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इनकी बात करूं, ग्रेफाइट हो गया, आपने डायमंड सुना होगा, डायमंड, और आपने एक नई चीज सुनी होगी, नहीं सुनी होगी तो सुन लो, एक होता है आपके पास फुलरीन, ठीक है। ये तीनों ही क्या होते हैं? आपके सेम टाइप के एटम से मिलकर बना। मतलब ग्रेफाइट के अंदर अगर मान लो ग्रेफाइट का इतना बड़ा मैं टुकड़ा लूं, ध्यान से बनना, अगर मैं ग्रेफाइट का इतना बड़ा टुकड़ा लूं तो सबके सब इसके अंदर कार्बन के एटम होंगे। डायमंड का अगर मैं इतना बड़ा टुकड़ा लूं तो सबके सब इसके अंदर भी कार्बन के ही एटम होंगे, कोई थर्ड पार्टी नहीं हो। अगर फुलरीन को लूं तो फुलरीन के अंदर भी सबके सब क्या होते हैं? कार्बन के एटम। बस फिर जब भी कोई चीज सेम टाइप के एटम से मिलकर बनी होती तो उसे हम क्या बोलेंगे? एलिमेंट। तो कार्बन कितनी टाइप्स की एलिमेंटल फॉर्म में पाया जाता है? 3। ग्रेफाइट मतलब ये भी कार्बन। डायमंड क्या है? आप बोलेंगे डायमंड भी क्या है? कार्बन है। फुलरीन क्या है? आप बोलेंगे फुलरीन भी कार्बन है। तो इनके अंदर 100% क्या होता है? कार्बन होता है। अगर आपसे मैं पूछूं कि प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, अगर आपसे पूछूं प्योरेस्ट फॉर्म का मतलब जिसमें मैक्सिमम परसेंटेज कार्बन होता है, तब आप आंसर देना ग्रेफाइट एंड डायमंड। 100% मतलब इसमें उतना 100 नहीं, मतलब मैक्सिमम अमाउंट में क्या पाया जाता है? इनके अंदर कार्बन मिलता है। चलो, कार्बन क्या है? एलिमेंट है। और एलिमेंट कितने फॉर्म में पाया जाता है? कार्बन, ग्रेफाइट, डायमंड एंड फुलरीन। और कार्बन का कंपाउंड का मतलब क्या होगा? जब कार्बन किसी डिफरेंट एटम से मिलकर बना होगा, मतलब कार्बन जब भी किसी डिफरेंट एटम से जुड़ेगा, है ना, उस टाइम उसे हम कंपाउंड बोलेंगे। आप उसे एलिमेंट कभी भी मत बोलना। क्या CH4 एलिमेंट है? ना 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 ना। ये एलिमेंट है? आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं है। क्या ये एलिमेंट है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये डिफरेंट एटम्स इसके अंदर है। ये जरूर आपके एलिमेंट्स हैं, ठीक है। चलो फिर पहले तो लेसन का नाम डालो, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। फिर मैं आपको कुछ चीज लिखवा रहा हूं, फिर आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो टॉपिक का नाम डालो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो उसके अंदर पहला पॉइंट लिखो कार्बन इज एन एलिमेंट, कार्बन इज एन एलिमेंट, कॉमा, दिस इज नॉन मेटल, दिस इज नॉन मेटल। कार्बन इज एन एलिमेंट, कॉमा, दिस इज नॉन मेटल, ठीक है, फुल स्टॉप। उसके आगे लिखो कार्बन कैन एग्जिस्ट, उसके आगे लिखो कार्बन कैन एग्जिस्ट इन नेचर, कार्बन कैन एग्जिस्ट इन नेचर इन 2 फॉर्म, कार्बन कैन एग्जिस्ट इन नेचर इन 2 फॉर्म। पहला होगा एलिमेंटल फॉर्म, मतलब कार्बन नेचर के अंदर एलिमेंटल फॉर्म में भी मिलेगा, या कार्बन नेचर के अंदर कंपाउंड फॉर्म में भी मिल सकता है। जैसे इन तीनों में क्या है, इधर देखो, इन तीनों में कंपाउंड फॉर्म में है कार्बन, है ना, कंपाउंड बना के, और यहां पर क्या है? कार्बन एलिमेंटल फॉर्म में। तो अगर आपसे कोई भी पूछता है क्वेश्चन कि कार्बन नेचर में किस किस फॉर्म में मिलेगा, आप बोलना एलिमेंटल फॉर्म में भी मिल सकता है, या आप बोल सकते हैं कंपाउंड फॉर्म में भी मिल सकता है। समझ रहे ना? कार्बन कैन एग्जिस्ट इन नेचर इन 2 फॉर्म। पहला लिखो एलिमेंटल फॉर्म, दूसरा लिखो कंपाउंड फॉर्म। जहां पर आपने एलिमेंटल फॉर्म लिखा है ना, उसके ब्रैकेट में नेटिव फॉर्म भी लिख सकते हो। नेटिव फॉर्म, एलिमेंटल फॉर्म को आप नेटिव फॉर्म भी बोलते हो, ठीक है। और जहां पर कंपाउंड फॉर्म बोला ना, कंपाउंड फॉर्म में, उसको आप कंबाइंड स्टेट भी बोल सकते हो। कंबाइंड स्टेट, समझ रहे? काम की टर्म्स है और आपको आनी चाहिए। तो कंबाइंड स्टेट का मतलब कंपाउंड फॉर्म में, और एलिमेंटल फॉर्म का मतलब हम बोलते हैं इसको नेटिव फॉर्म, ठीक है। तो इतना समझ गए हो? चलो आप कहीं पर लिख लो एलिमेंटल फॉर्म में, आप ये डालना कहीं पर एलिमेंटल फॉर्म डाल के यहां पर लिखो आप एलिमेंटल फॉर्म, एलिमेंटल फॉर्म, एलिमेंटल फॉर्म। उसको 3 टाइप से बांट दो। एलिमेंटल फॉर्म में ग्रेफाइट, डायमंड एंड फुलरीन कर लो।
एलिमेंटल फॉर्म करो, उसको 3 टाइप से बांटो, डायमंड, फुलरीन एंड ग्रेफाइट। पहले एलिमेंटल फॉर्म को कर लेते हैं। चलो, डायमंड, फुलरीन और क्या डालो, ग्रेफाइट। ये काम की चीज है, यहां से क्वेश्चंस मिलेंगे आपको एग्जाम में, ठीक है। चलो फिर आगे बात करते हैं। कंपाउंड फॉर्म में तो कहीं भी मिल सकता है, CO2 के अंदर मिलेगा, CH4 के अंदर मिलेगा, इसके अंदर कोई और भी हो सकता है, लेकिन एलिमेंटल फॉर्म में इन तीनों के अंदर ही होता है। कंपाउंड तो बहुत सारे बना सकता है ना, लेकिन एलिमेंट कितने हैं इसके, जनरली 3 ही बनेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना। इतना कर लोगे ना। पहला हेडिंग डालो आप ग्रेफाइट। कुछ चीजें ग्रेफाइट के बारे में जान लेते हैं, कुछ डायमंड के बारे में, कुछ फुलरीन के बारे में, फिर डिटेल में सीखेंगे। अभी नॉर्मली जीके ही चल रहा है तुम्हारा। पहला हेडिंग डालो ग्रेफाइट। पेंसिल वेंसिल देखी होगी, है ना, पेंसिल से आप लिखते हो तो पेंसिल की जो लिखने वाला पार्ट होता है ना ब्लैक कलर का, ठीक है, वो आपका होता है ग्रेफाइट, ठीक है। सेल, रेडियो का सेल हो गया है ना, कोई भी चीज होगी, सेल के अंदर एक ब्लैक रॉड देखी होगी आपने, ठीक है, वो भी क्या होता है आपका ग्रेफाइट, समझ रहे हो। तो मेरा कहने का मतलब है कि एक बहुत काम की चीज है। तो ग्रेफाइट मिलता क्या है वो तो आपको पता है, पेंसिल में मिलेगा, पेंसिल बनाने के लिए ना, सेल का जो ब्लैक रॉड होता है उसको बनाने के लिए। लेकिन एक काम की चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्रेफाइट है तो नॉन मेटल, मतलब ग्रेफाइट बोलो चाहे डायमंड बोलो, दूसरा है ना, चाहे फुलरीन बोलो, ये तीनों के हैं, नॉन मेटल ही हैं। लेकिन एक काम की चीज जो बता रहा हूं, आपने आज तक सुना होगा कि मेटल इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टर होती है। सबसे अच्छी कंडक्टर कौन सी मेटल होती है, सिल्वर। इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टर कौन होती है, सिल्वर, है ना, समझ रहे हो। तो आपके पास जो ग्रेफाइट है तो नॉन मेटल, लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टर होती है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में डायरेक्ट कि एक ऐसी नॉन मेटल का नाम बताओ जो इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टर होती है, तो उस टाइम आप आंसर ग्रेफाइट पे टिक करके आना। यही एक अपवाद है, एक्सेप्शन बोल सकते हो। हर मेटल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगी, लेकिन नॉन मेटल भी कर सकती है। तो प्यारा सा एग्जांपल ग्रेफाइट। ये दोनों नहीं करते, ये आपका है तो नॉन मेटल लेकिन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगी, ठीक है। पहले ग्रेफाइट हेडिंग डाल के लिखो, लिखो दिस इज द नॉन मेटल, दिस इज द नॉन मेटल which conduct electricity due to free electrons। इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए ना इलेक्ट्रॉन का फ्री होना जरूरी है, या तो आयन फ्री हो, प्लस माइनस चार्ज अगर फ्री हो, या इलेक्ट्रॉन फ्री हो, तब भी क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाएगी आपके पास, कंडक्ट हो जाएगी। तो ग्रेफाइट इज द नॉन मेटल which conduct electricity due to free electrons। जहां भी फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, चाहे आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन हो, चाहे मेरे पास फ्री इलेक्ट्रॉन हो, चाहे किसी और के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो, वो हमेशा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा और हीट को भी करेगा, ठीक है। तो लिखो, आगे लिखो, ग्रेफाइट इज यूज्ड फॉर मेकिंग पेंसिल। Graphite is used for making pencil, कॉमा सेल में भी होता है, कॉमा सेल, पेंसिल कॉमा सेल, फुल स्टॉप। पेंसिल बनाते हैं इससे, है ना, इसीलिए हम इसको पेंसिल लेड के नाम से भी जानते हैं ना, जनरल नॉलेज है। ग्रेफाइट को हम पेंसिल लेड भी बोलते हैं, है ना, पेंसिल लेड। चलो ये नहीं भी आएगा तो चलेगा, आप ग्रेफाइट पता चल गया ना। आप डायमंड लिखो, डायमंड भी क्या है, नॉन मेटल है। लिखो डायमंड इज नॉन मेटल विच इज द हार्डेस्ट नॉन मेटल, लिखो विच इज द हार्डेस्ट नॉन मेटल and does not conduct electricity, डायमंड के अंदर लिखो दिस इज द नॉन मेटल एंड हार्डेस्ट मटेरियल या हार्डेस्ट नॉन मेटल which does not conduct electricity। तो डायमंड है तो नॉन मेटल,
ठीक है, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। और अगर आपके पेपर में आता है कि एक ऐसी नॉन मेटल का नाम बताओ जो सबसे हार्ड होती है, आप क्या आंसर देंगे? डायमंड। क्वेश्चन ध्यान रखना, एक ऐसी नॉन मेटल का नाम बताओ जो सबसे हार्ड है, आंसर देंगे डायमंड। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक ऐसी मेटल का नाम बताओ जो सबसे हार्ड होती है, बताओ मेटल में कौन होती है? तुमने आयरन ही देखा होगा, आप बताओ बेटा, बोलो बोलो, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? मेरी चीजें ही समझ नहीं आ रही है? आ रही है ना? तो बताओ फिर एक मेटल का नाम बताओ जो आपका सबसे हार्डेस्ट होता है। इतने लोहा बोला, आप बताओ, आप तांबा बोल दो, क्या होता है बताओ? लगाओ दिमाग लगाओ, दूसरा मेटल बता दे कोई। सबसे हार्डेस्ट पूछ रहा हूं मैं। वैसे तो सभी मेटल हार्ड ही होती है, लोहा, तांबा, चांदी, सभी तो हार्ड होती हैं, एक मेटल को छोड़कर। मरकरी सुना होगा जो लिक्विड मिलेगा, बाकी सब हार्ड ही होती है, सॉलिड होती है। लेकिन कौन सी सबसे हार्ड होती है वो बताना आपको, यही तो काम की चीज है, एग्जाम में मिलता है आपका। प्लेटिनम सुना है? प्लेटिनम सबसे महंगी मेटल भी है वही, और सबसे हार्डेस्ट मेटल भी वही है। नॉन मेटल में हार्डेस्ट चीज पूछे तो डायमंड, मेटल में हार्ड चीज पूछे तो आप प्लेटिनम आंसर देके आना। बहुत बच्चे कंफ्यूज इसी में होते हैं, ठीक है? डायमंड लिख लिया ना? क्या लिखा था डायमंड में? हार्डेस्ट नॉन मेटल, ठीक है, विच डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, फुल स्टॉप। फुलरीन में भी थोड़ा बहुत लिख लो, फुलरीन नाम ही से पता चल रहा है तो ये कार्बन का ही, ये है तो क्या नॉन मेटल। फुलरीन का स्ट्रक्चर फुटबॉल का जैसा होता है, वो आगे सीखेंगे। सिर्फ फुलरीन में एक ही पॉइंट लिखो, दिस इज नॉन मेटल, दिस इज नॉन मेटल एंड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दिस इज नॉन मेटल विच डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये तीनों के बारे में कुछ कुछ चीजें कर सकते हो ना, एग्जाम में मिलता है। फुलरीन भाड़ में जाए, ग्रेफाइट और डायमंड में जितना मैंने लिखवाया वो सिलेक्टिव चीज है और एग्जाम में मिलेगा, ठीक है? चलो, ये तो थे ग्रेफाइट, डायमंड एंड फुलरीन, ये थे टाइप्स ऑफ कार्बन एलिमेंट्स। कार्बन के एलिमेंट के टाइप थे, ठीक है? कार्बन जो एलिमेंट है उसके टाइप हैं, ठीक है? चलिए फिर एक काम की चीज और बता रहा हूं, फिर हम कंपाउंड में चलते हैं, ठीक है? कंपाउंड करने से पहले हम एक चीज सीखेंगे, इसको इरेज कर दे रहे हैं, ये हो गया इरेज। जहां पर समझ नहीं आता पूछ सकते हो, मैं आपका सेवक हूं, सेवा करने के लिए हूं यहां पर, ठीक है भाई? टेंशन नहीं लेना है, देना है टेंशन। चलिए, इतना किसको आ गया? सबको आ गया पक्का? चलो, अब हम बात कर रहे हैं, देखो एलिमेंट तो थे डायमंड, फुलरीन एंड ग्रेफाइट, लेकिन इसको डिटेल में आगे सीखेंगे इसी चैप्टर में। लेकिन हम बात कर रहे हैं हम कंपाउंड ऑफ कार्बन की। लेकिन कार्बन का कंपाउंड सीखने से पहले मैं कार्बन के बारे में आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, वो इंफॉर्मेशन आज ही याद रखनी है, ठीक है? तो अब मैं समझा रहा हूं आपको कार्बन के बारे में, ठीक है? ये इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है। कार्बन के बारे में कुछ पर्टिकुलर चीजें हैं जो कार्बन के कंपाउंड बनाने में मदद करेगी, ठीक है? तो पहली चीज, कार्बन का जो सिंबल होता है, सभी चीजें जो मैं लिखूंगा यहां पर बहुत टेक्निकली प्रूव्ड है। जो सिंबल होता है, सिंबल ऑफ कार्बन, रिप्रेजेंट करते हैं इसको सी से। ध्यान से रखना, जितनी चीज मैं बोलूं ये काम की होंगी आगे इसी चैप्टर में, जब हम कार्बन कंपाउंड सीखेंगे तो ये काम में लूंगा मैं अभी। दूसरा, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर कार्बन का होता है कितना? 6, पता भी होगा, है ना? मास, मास कितना होता है कार्बन का? बोलो, 12।
पता होनी चाहिए आपको चीजें, केमिस्ट्री के स्टूडेंट है ना। एटॉमिक नंबर 6, मास कितना 12, सिंबल क्या होता है C। ठीक है, जो मास होता है उसको हम जानते हैं, अगर मैं कार्बन के फॉर्मूले को देखूं तो C, तो एटॉमिक नंबर को नीचे लिखते हैं सिंबल के, है ना, तो 6, और मास को कहां लिखा जाता है, यहाँ पर कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको। ठीक है, C6 ऊपर क्या लगाएंगे आप 12। ठीक है, चलो अगर आपको एटॉमिक नंबर पता है, मास तो पता है ना 12 होता है, दुगना ही होता है जनरली, जो भी एलिमेंट होते हैं उसका जो मास होता है वो एटॉमिक नंबर के डबल होता है, सबका नहीं, आसपास मिलेगा डबल के, है ना। तो अगर ये कार्बन मिल गया आपको, तो मैं आपसे इसका पूछ रहा हूं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, तो कोई भी अगर एटम होता है ना, इसको समझने से पहले मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन समझा रहा हूं। जो मास होता है अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, एटॉमिक नंबर ही ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और कंपाउंड बनाने के लिए ना, जो एटॉमिक नंबर होता है ना, वही प्रोटॉन भी होता है, वही उसके इलेक्ट्रॉन भी होता है, न्यूट्रॉन निकलता है ये ऐसे। एटॉमिक मास कितना 12, एटॉमिक नंबर कितना 6। अगर मैं आपसे इसकी शकल देखकर पूछूं, जो मैंने लिखा है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, आप बोलेंगे 6 है। प्रोटॉन कितने हैं, तब भी बोलेंगे 6 है। इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तब भी बोलेंगे 6 है। लेकिन न्यूट्रॉन निकालने के लिए मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर, अगर मैं आपसे पूछूं इसमें न्यूट्रॉन, तो 12 में से 6 माइनस करेंगे। यहां देखकर ही मत बता देना आंसर, ये इलेक्ट्रॉन भी होता है, ये प्रोटॉन भी होता है, ये आपका एटॉमिक नंबर भी होता है। लेकिन जो मास होता है, अगर आपसे मैं न्यूट्रॉन पूछूं तो इस मास में से इसको माइनस कर दो, बाकी आपके हाथ में। जैसे मान लो कोई और फॉर्मूला ले रहा हूं, ये सोडियम है, सोडियम है ना, इसमें पूछो एटॉमिक नंबर सोडियम का होता है 11, मास होता है इसका 23। अभी इसको थोड़ी देर के लिए भूलो। तो अगर मैं इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पूछूं, तो सबसे पहले आप ऊपर भूल जाओ, ये मास है, मास तो जरूरी होता है न्यूट्रॉन निकालने के लिए। तो अगर मैं इसके अंदर, सोडियम के अंदर पूछूं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर, तो इसको थोड़ी देर के लिए हटा दो, यही इलेक्ट्रॉन भी है, यही प्रोटॉन भी है, यही एटॉमिक नंबर भी है। लेकिन न्यूट्रॉन पूछूं तो मास में से इसको माइनस करना। तो न्यूट्रॉन कितने हैं इसमें, 23 माइनस 11 12, न्यूट्रॉन 12। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन 6, एटॉमिक नंबर भी 6, प्रोटॉन भी 6। न्यूट्रॉन कैसे निकलेगा, इसमें से इसको माइनस। हालांकि 6 आए वो अलग बात है, लेकिन निकालना आप माइनस करके ही न्यूट्रॉन को। चलो इसको मैं इरेज कर रहा हूं, तो कार्बन को देखो, तो आपको हमेशा यहां पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालना आना चाहिए। तो हम सीख रहे हैं कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में भूल जाओ इसको। पहली सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 2, ठीक है, और सेकंड सेल में मैक्सिमम 8 आते हैं। तो पहला अगर फुल हो गया तो बचे कितने, 4 ना, 6 थे, 2 पहली सेल में आ गए, बचे 4। ये फर्स्ट सेल होगी K सेल, ये सेकंड सेल होगी, इसको हम L सेल बोलते हैं। थर्ड सेल नहीं होती कार्बन के पास। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, 2,4, आपको आता भी होगा। ठीक है, अब एक काम की चीज बता रहा हूं, यहां से एक चीज निकल रही है बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर ले रहे हैं ना, तो इससे बहुत इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हो, जो अभी काम में लूंगा मैं। बाहर की सेल कौन है, सबसे बाहर ये फर्स्ट सेल होगी K सेल, है ना, इसको 1 2 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट सेल और ये आपकी सेकंड सेल, KLMN भूल जाओ, 1 2 3 4 में भी लिख सकते हो। ठीक है, फर्स्ट सेल को 1, सेकंड सेल को 2, थर्ड सेल को 3, फोर्थ सेल को 4, 5 सेल को 5। तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, लास्ट सेल में, लास्ट मतलब जो बाहर की सेल है, तो बाहर की सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, उसको बोला जाता है बैलेंस इलेक्ट्रॉन। जितनी चीज मैं बोल रहा हूं काम की चीज होगी, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर मैं कार्बन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछूं, आप बोलेंगे सर 4 है। जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसी को बैलेंस इलेक्ट्रॉन के नाम से जाना जाता है। एक टर्म्स होता है बैलेंसी, बैलेंसी। अगर आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन हो, 2 इलेक्ट्रॉन हो, 3 इलेक्ट्रॉन हो, 4 इलेक्ट्रॉन तक दिखें, बैलेंसी भी वही होती है और बैलेंस इलेक्ट्रॉन भी वही होता है। तो बताओ फिर, अगर मैं इसकी बात करूं तो लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होता, बैलेंसी भी 1, बैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 1। लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते, तो बैलेंसी भी 2, बैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 2।
लास्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते, वैलेंसी भी 3, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 3। लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें है यही वैलेंसी, यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर लास्ट सेल में 4 के ज्यादा इलेक्ट्रॉन हुए तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन तो निकाल लोगे देखकर, लेकिन बैलेंसी 8 में से माइनस करके निकालते। इसका एग्जांपल समझाता हूं, चलो मैं पहले इसका लिख दे रहा हूं। बैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 4 है इसमें, बैलेंसी भी 4 तक अगर है, यहां तक बैलेंस इलेक्ट्रॉन भी यही, बैलेंसी भी यही। 4 के ज्यादा अगर इलेक्ट्रॉन हो किसी और फॉर्मूले में, चलो एक मैं ले रहा हूं यहां पर, दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं आपके सामने, ले रहा हूं आपका, ले रहा हूं कौन लो, ऑक्सीजन ले रहा हूं सपोज। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 8, ठीक है। अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने चलूं तो पहली सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, दूसरे में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन, तो बचे कितने फिर? 8 था, 2 पहले आगे, बचे कितने? 6। लास्ट सेल कौन है? ये वाली, समझ रहे हो? तो बताओ फिर बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? बैलेंस इलेक्ट्रॉन आप बोलेंगे 6 है। बैलेंसी कितनी है? 6 नहीं है। 4 के ज्यादा अगर बाहर आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन होते तो बैलेंसी आपकी 8 में से माइनस करके निकालते। 8 में से 6 को माइनस करो, आपका जितना आंसर आ गया वही इसकी बैलेंसी होगी। तो ऑक्सीजन की बैलेंसी कितनी आएगी? 2। बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, बैलेंसी आपकी कितनी होती है ऑक्सीजन की? 2। कभी कभी ये भी यहां से भी क्वेश्चन आते हैं आपके, कोई फॉर्मूला दे देगा केमिस्ट्री का आपको, है ना, कोई एलिमेंट दे देगा, आपसे बोला जाएगा कि इसकी बैलेंसी भी निकाल के दो मुझे और बैलेंस इलेक्ट्रॉन भी निकाल के दो। जो चीज मैंने बताई उसको बहुत ध्यान से फोकस करना। चलो फिर हमें कार्बन से ही मतलब रखना है, हमें ऑक्सीजन बाहर में जाए, है ना। चलो, कार्बन की बैलेंसी भी 4, बैलेंस इलेक्ट्रॉन भी क्या होता है आपके पास? ये दोनों ही चीजें अभी मैं काम में लूंगा, यही 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं कार्बन के बारे में, यही 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको बहुत चीज सिखाएगी। इसको इरेज कर रहे हैं फिर, तो कार्बन के बारे में इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर ये जानते हैं तो आप केमिस्ट्री में बहुत कुछ जानते हैं। केमिस्ट्री में अगर आप कार्बन को समझ सकते हो ना तो बहुत चीजें समझ सकते हो, क्योंकि पूरे केमिस्ट्री में कार्बन ही घूमता रहता है इधर उधर। केमिस्ट्री का कोई भी पेज पलटा हो कार्बन जरूर दिखेगा, इसीलिए इसके बारे में थोड़ा जानकारी आपको होनी चाहिए। मिटा देते हैं ना, चलो चलो फिर, ये तो था कार्बन के बारे में चीजें। अब हम बात करते हैं कार्बन की कुछ चीज, कार्बन के बारे में जानकारी समझो। कार्बन के बारे में इतनी चीज समझ सकते हो ना, तो दोबारा से मैं कार्बन का कुछ यही लिख रहा हूं, ओनली 2,4। जो 4 होता है ना आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स किसी के भी, उसको डॉटेड पॉइंट से दिखाते हैं। सिंबल क्या है कार्बन का? C। जो ये 4 आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम कुछ ऐसे दिखाते हैं। अंदर के सेल के इलेक्ट्रॉनों से हमें मतलब ही नहीं रहता, जो बाहर के सेल के इलेक्ट्रॉन है उस सिंबल के चारों तरफ डॉटेड फॉर्म में दिखाते हैं, या क्रॉस फॉर्म में भी दिखा सकते हैं, ऐसे भी दिखाते हैं कुछ लोग, है ना, कोई दिक्कत नहीं। क्रॉस फॉर्म में भी दिखा दो चाहे आप डॉटेड फॉर्म, दोनों का मतलब भी एक है, टेंशन नहीं लेना। क्रॉस डॉट दिखाने का एक तरीका है, ठीक है। चलो इतना अगर कर सकते हैं तो हम बात करते हैं कुछ चीजें जो आपको आनी चाहिए। ये समझ गए ना। चलो, कार्बन दिख रहा है, बहुत बढ़िया दिख रहा है, मुझे भी बहुत बढ़िया लग रहा है, प्यारा प्यारा ना। तो कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन, बहुत बढ़िया। लेकिन एक बहुत काम की चीज है, हर कोई, ध्यान से होना, जो मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूं वो बहुत काम का है, वो आपको याद भी रखना चाहिए। हर कोई एटम सोचता है, हर कोई एटम सोचता है कि मेरी जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं। ध्यान से वरना, हर कोई एटम सोचता है कि मेरी आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं। ये आप भी जानते हो, शायद मैं भी जानता हूं। अगर 8 से कम है इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में तो किसी दूसरे एटम से वो जुड़ना चाहेगा, समझ रहे हो। तो देखो फिर कार्बन की अगर शक्ल देखूं तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 4 होने कितने चाहिए? अगर ये कार्बन की आउटर मोस्ट सेल है, मतलब लास्ट सेल है, इसमें मैक्सिमम हर किसी के आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। नहीं है तो बहुत रिएक्टिव होगा, ये किसी दूसरे से जुड़ना चाहेगा, किसी दूसरे एटम को पकड़ेगा ताकि इलेक्ट्रॉन मिल जाए मुझे, ठीक है। तो देखो फिर ये करता क्या है, ध्यान से बनना। एक काम कर सकता है, अगर 4 इलेक्ट्रॉन ये ले ले, ध्यान से बनना, एक काम की चीज समझा रहा हूं, 4 इलेक्ट्रॉन है और 4 चाहिए इसको,
अगर ये 4 लेगा 8 हो जाएंगे। अगर ये 4 देगा किसी को, एटम की बात चल रही है, इसके बारे में समझा रहा हूं कि किसी से जुड़ेगा, मतलब किसी से 4 इलेक्ट्रॉन लेगा, 4 यहां से आ रहे हैं, 4 थे, 8 हो जाएंगे आउटर मोस्ट, बहुत बढ़िया। ये 4 देगा तो पहली सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन, देखो आउटर मोस्ट सेल में हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन रहना चाहते हैं, पहली सेल में मैक्सिमम 2 से कम है तो फिर जुड़ेगा। तो अगर मान लो 4 ले लो तो यहां भी 8 कर दूं, अगर मैं 4 निकाल दूं, माइनस कर दूं 4, ये निकाल दूं, तो बचेगा क्या, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन बचेगा ना। तो पहली सेल में कितने रह सकते हैं मैक्सिमम, तब भी क्या हो सकता है, काम बन सकता है इसका। या तो 4 ले ले 8 बना ले, या 4 निकाल दे तब भी पहली सेल में मैक्सिमम 2 ही रहते हैं, इसमें 8 नहीं रह सकते, ऐसे भी काम चल जाएगा। लेकिन ऐसा काम नहीं चलाता है, ना ही कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लेता है, ना ही 4 इलेक्ट्रॉन किसी को देता है। तभी ये एक नया तरीका यूज करता है जिसको हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। ये शेयरिंग करता है, ना ही 4 इलेक्ट्रॉन देगा, ना ही 4 इलेक्ट्रॉन लेगा, ये शेयरिंग करता है, बोलता है तू भी दे मैं भी दूंगा। एक ऐसा प्लान बनाते हैं ताकि तेरे को भी इलेक्ट्रॉन से फायदा हो, मेरे को भी, तेरे भी 8 पूरे हो जाए, मेरे भी 8 पूरे हो जाए। 4 ना ही देगा ना ही लेगा। क्यों ऐसा, देखो 4 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ना बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। जैसे मैं किसी से 1 रुपया मांगू, कोई से 2 रुपया मांगू, किसी से 3 मांगू, किसी से 4, कौन जल्दी दे देगा, 1 वाला थोड़ा देर लगाएगा, 2 फिर 3, 4 वाला थोड़ा टफ पड़ता है। तो यहां पर भी 4 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत एनर्जी देनी पड़ती है। किसको, इसको, उतनी एनर्जी नहीं दे पाओगे तो नहीं निकाल। तो 4 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, इसीलिए 4 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता। और 4 इलेक्ट्रॉन अगर लेना है तो कभी भी याद रखना 4 इलेक्ट्रॉन वही ले सकता है। देखो 4 नहीं देगा, क्यों, समझ में आ रही ना, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या चाहिए, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, जो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, इसीलिए ना 4 देता है। लेता क्यों नहीं है, क्योंकि मैं एक चीज बता दूं कि कार्बन के पास प्रोटॉन कितने हैं, जो एटॉमिक नंबर होता है वही प्रोटॉन होता है। तो मैं आपको बता दूं कि एक प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन को पकड़ने के लिए बहुत सफिशिएंट होता है। मतलब एक प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन को बहुत अच्छे से संभाल सकता है। जो किसी भी एटम के पास ना बेटा, जो भी प्रोटॉन होते हैं ना, प्रोटॉन एटम में आप जानते हैं प्रोटॉन भी होता है, प्रोटॉन का काम इलेक्ट्रॉन को संभालना है। प्रोटॉन एक तरीके से एटम का मालिक है। इलेक्ट्रॉन अगर है एटम के अंदर, प्रोटॉन ना हो ना, तो इलेक्ट्रॉन खुरापात कर देंगे, समझ रहे हो। तो एटम के पास जो प्रोटॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को संभालना जानते हैं, क्योंकि प्रोटॉन के पास प्लस चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है। तो संभालता कैसे है, क्योंकि प्लस चार्ज माइनस चार्ज को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो वही चीज यहां पर होती है। एक प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन को सफिशिएंट तरीके से पकड़ सकता है, रोक सकता है। लेकिन अगर मैं बात करूं, ध्यान से बनना, अगर इस कार्बन की अगर मैं बात करूं, इसने सपोज 4 इलेक्ट्रॉन ले लिए, लेने के बाद इलेक्ट्रॉन की नंबर कितनी हो जाएगी, 6 पहले से थे ही, 4 और ले लिए, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 10। 6 है ही, 4 और ले लेगा, इलेक्ट्रॉन की नंबर कितनी हो जाएगी, 4 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद 10 इलेक्ट्रॉन। लेकिन प्रोटॉन जितने थे उतने ही रहते, ना ही प्रोटॉन एटम से कम कर सकते हो आप, ना ही प्रोटॉन बढ़ा सकते। अगर यहां से 4 गए तो इलेक्ट्रॉन हो गए 10, प्रोटॉन जितने थे उतने ही रहते। प्रोटॉन की नंबर में कोई भी चेंज नहीं आता। इलेक्ट्रॉन छोड़ो तुम, इलेक्ट्रॉन लो तुम, इलेक्ट्रॉन घटेंगे बढ़ेंगे, प्रोटॉन जितने थे उतने ही रहते। तो प्रोटॉन कितने रहेंगे फिर, अब भी 6 रहेंगे। तो 6 प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कितने हो गए लेने के बाद, 10। तो मैंने बोला था ना, एक प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन को अच्छे से संभाल सकता है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन दे दो मैं इसको, तो 10 तो हो जा रहे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन बेचारे 6 पड़ जा रहे। 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को अच्छे से नहीं पकड़ पाए। मैंने बोला ना, एक प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन को बहुत अच्छे से अट्रैक्ट कर पाता है। तो 6 तो है प्रोटॉन, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन अगर मैं इसको दे दूं तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जा रहे हैं, 10। तो 10 इलेक्ट्रॉन पर 6 प्रोटॉन का अट्रैक्शन बढ़िया नहीं बनेगा।
इसीलिए 4 इलेक्ट्रॉन को लेता नहीं। देगा क्यों नहीं? क्योंकि हाई एनर्जी चाहिए। लेगा क्यों नहीं? क्योंकि एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को अच्छे से संभाल सकता है। लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन दे दूं तो 6 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो 6 प्रोटॉन का 10 इलेक्ट्रॉन पे बेस्ट अट्रैक्शन नहीं बन पाता, इसीलिए ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। तीसरा मेथड अपनाएगा, फिर नहीं छोड़ेगा नहीं लेगा। ये करता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, नहीं देता है नहीं लेता है। ये समझ में आया ना? कभी कभी रीजन पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है बताऊं? जो मैंने समझाया ना वही पूछा जाता है कि कार्बन ना ही 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ता है ना ही 4 इलेक्ट्रॉन लेता है, रीजन बताओ। यही रीजन बताना भी मैं लिखवाने वाला। चाहो तो क्वेश्चन फॉर्म में लिख लो इसको, वाई क्वेश्चन लिखो इसका ही, फिर मैं आगे समझाऊंगा। एग्जाम में मिलेगा ये क्वेश्चन, वाई कार्बन डज नॉट लूज 4 इलेक्ट्रॉन एंड वाई कार्बन डज नॉट लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स एंड नॉट, लिखो कार्बन डज नॉट लूज 4 इलेक्ट्रॉन एंड डज नॉट एक्सेप्ट 4 इलेक्ट्रॉन्स, ना ही लूज करेगा 4 इलेक्ट्रॉन ना ही एक्सेप्ट करता है। डज नॉट लूज 4 इलेक्ट्रॉन एंड डज नॉट एक्सेप्ट 4 इलेक्ट्रॉन्स। रीजन लिखो क्या होगा, खुद ही लिख लो एक बार रीजन। 4 इलेक्ट्रॉन इसलिए नहीं छोड़ता क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ना बाहर से एनर्जी देनी पड़ती है बहुत ज्यादा। और 4 क्यों नहीं लेता? क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन लेगा तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 10, प्रोटॉन 6 के 6 रहेंगे, तो 6 प्रोटॉन का 10 इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन बेस्ट नहीं बन पाता। आंसर फटाफट से लिखो, फिर आगे डिस्कस करते हैं। नया को आ रहा बेटा? बोल क्यों नहीं रहे हो आप? पता नहीं क्यों उदास, मैं उदासी छाई है तेरी। पूजा का निश्वास लग गया क्या तेरे को? है क्या पता? समझ में आ रही है साइंस केमिस्ट्री? मजा आना चाहिए। पक्का आ रहा ना? खाली यस बोल देते यार तुम लोग। पढ़ाना थोड़ी आता है मुझे। आता है क्या? इससे पूछ रहा हूं, इससे है? मास्क से आवाज ही नहीं आ रही तेरी। तेरी मम्मी बोल रहे होंगे कि केमिस्ट्री तो पढ़ा नहीं रहे सर, फिजिक्स बायो चल रही है। कह रहे थे क्या कभी? पूछ रहे थे ना केमिस्ट्री कब पढ़ाओगे करके। मैंने कहा पढ़ा देंगे, टाइम आना चाहिए ना। बाकी यूट्यूब में भी देखा करो ना, तुम देखते नहीं हो। ये तो खाली देखते नहीं है, आप तो देखते होगे, मुझे भरोसा है। इन पे नहीं है भरोसा। सब्सक्राइब तो इनने नहीं किया होगा मेरे को। अभी देखता हूं, नहीं किया है तूने? अभी नहीं किया है ना? चलो कोई नहीं, अभी मत बोलो थोड़ा सा ना। कर लोगे ना इतना? चलिए, तो ना ही कार्बन इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा ना ही लेगा। इसके पीछे रीजन समझ गए होंगे। तीसरा कौन सा तरीका अपनाएगा? फिर ये शेयरिंग अपनाएगा। ठीक है, यही क्वेश्चन है, ध्यान से समझो। जो मैंने क्वेश्चन लिखवाया ना, यही क्वेश्चन दूसरे तरीके से आएगा ना, आप कंफ्यूज मत होना। कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है कि कार्बन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग क्यों करता है? आंसर यही देना है जो आपने लिखा है। या तो क्वेश्चन ऐसे आएगा जैसे मैंने दिया, कैसे आएगा क्वेश्चन? 4 इलेक्ट्रॉन ना ही कार्बन छोड़ता है ना ही 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। या यही क्वेश्चन घुमा के आएगा कि कार्बन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यों करता है? इसका मतलब यही है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करने का मतलब यह है कि ना ये छोड़ता है ना ही इलेक्ट्रॉन लेता है, शेयर करता है। ठीक है, तो आंसर यही देना है, टेंशन नहीं लेना है। चलो फिर, तो कार्बन के बारे में अगर आप समझ गए हो तो हम कार्बन कंपाउंड को बनाना सीखते हैं। चलो फिर, अब हेडिंग डालो कार्बन कंपाउंड। कार्बन कंपाउंड हेडिंग डालो कार्बन कंपाउंड। क्या होता है कंपाउंड नहीं बोलूंगा,
आप जानते हैं, क्योंकि अभी बोला कि जब भी कार्बन किसी डिफरेंट एलिमेंट से जुड़ेगा तो वो कंपाउंड होगा, सेम एलिमेंट से जुड़ेगा कार्बन 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 तो आपका एलिमेंट है। चलो फिर हम कार्बन कंपाउंड समझ रहे हैं, हम कुछ कंपाउंड ले रहे हैं कार्बन कंपाउंड्स के, जैसे CO2 है, ठीक है। तो कार्बन कंपाउंड मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि इसका कभी कभी ना स्ट्रक्चर बनाना आता है, ठीक है। जैसे मान लो आपके पास एक फॉर्मूला दूसरा है, CH4 है, ठीक है, इनके आपसे स्ट्रक्चर पूछ लेता है, ठीक है। चलो बनाते हैं फिर। स्ट्रक्चर पूछने का मतलब क्या है, चलो हम सबसे पहले CH4 का बनाते हैं। स्ट्रक्चर बनाने का मतलब ये है ना कि सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए। CH4 में देखो एक है कार्बन, 4 है हाइड्रोजन, बीच में किसको रखोगे? देखो बीच में रखने का मतलब ये है कि सेंट्रल एटम किसको बनाओगे? जो पूरे फॉर्मूले में कम नंबर में होता है ना उसको सेंटर में रखा जाता है, ठीक है। चलो फिर तो C को रखूंगा मैं बीच में, क्योंकि पूरे फॉर्मूले में C क्या है, एक, हाइड्रोजन के हैं 4। जो पूरे फॉर्मूले में कम दिखेगा उसको बीच में रखना, बाकी एटम्स को साइड में लगाना। चलो फिर C रखूंगा मैं बीच में, हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन, कुछ ऐसे बनाओ। आप जानते हैं कार्बन के आउटर मोस्ट में सबके बैलेंस इलेक्ट्रॉन लोगे तो कार्बन का क्या होता है, C6 इक्वल टू 2,4, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है तो क्या रखेंगे 1। तो कार्बन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, हाइड्रोजन के कितने 1। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन को कुछ ऐसे दिखाएंगे, हाइड्रोजन के ऐसे है ना कुछ, ये देखो। और कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने हैं 4, अंदर के इलेक्ट्रॉन यूज नहीं होते, सिर्फ बैलेंस जो इलेक्ट्रॉन है वही आप स्ट्रक्चर बनाने में मदद करोगे। तो कार्बन के कितने 4, और 4 रखोगे कैसे? तो एक चीज आपको मैं बता दूं कि हाइड्रोजन कभी भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट नहीं करता, ये 2 इलेक्ट्रॉन में खुश हो जाता है। हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ये 2 इलेक्ट्रॉन में खुश हो जाता है। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन में खुश हो जाता है तो एक तो है ही, तो एक इसके सामने इसका वाला रखो, कुछ ऐसे लिखो आप, ये इसको भी एक चाहिए तभी सामने रख दिया, इसको भी एक चाहिए, उसका 4, इसके 4 जो इलेक्ट्रॉन है ना ये वाले, ऐसे लिखेंगे आप। चलो फिर पहले हाइड्रोजन का पूरा करो, ठीक है, फिर इसके भी पूरा करो। देखो रिंग के अंदर 2 हैं सबके, क्योंकि हाइड्रोजन क्या बनाता है, ओनली डुप्लेट कंप्लीट करता है। डुप्लेट का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको। ये तो हो गया हाइड्रोजन के पूरे। क्या कार्बन के पूरे हैं? बिल्कुल नहीं, 1 2 3 4 ही हैं। क्या चाहिए? और 4 चाहिए ना, यहां से ले लो आप ये चीज। ये बनाना अगर सीख लोगे ना आपके एग्जाम में मार्क्स मिल जाएंगे। ये हो गया CH4 का स्ट्रक्चर। देखो हाइड्रोजन वाली रिंग में देखोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये बड़ी रिंग में देखोगे तो बड़ी रिंग फॉर कार्बन, तो कार्बन में कितने हैं? इस बड़ी रिंग के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 2 4 6 तो 8। तो कार्बन के कंप्लीट करने पड़ते हैं 8, और हाइड्रोजन के कितने? 2। तो कितने कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही? फिर देखो हर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, समझ लो। एक यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एक। जब भी एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर होता है तो आपका कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है, सिंगल बॉन्ड आता है उसके बीच में, ऐसे होता है। एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे तो ऐसा बनेगा। CH4 का स्ट्रक्चर बना लोगे, एग्जाम में मिलेगा। अब बनाते हैं हम CO2 का, ठीक है, ये बना लो, एग्जाम में मिलेगा। इसको हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। इसको बनाओ, एग्जाम में मिलेगा। अब बनाओ CO2 का। CO2 बताओ फिर सेंटर में किसको रखोगे? जो कम दिखता है, C बीच में, O कितने? 2, एक इस साइड रख दो O को और एक इस साइड। और सबके आउटर मोस्ट सेल में बैलेंस इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। बैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 2,4, और ऑक्सीजन का कितना होता है एटॉमिक नंबर 8 2,6। समझ रहे हो? तो कार्बन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, ऑक्सीजन के कितने? 6। कितने? 6। अंदर के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करते, ये और यही 8 पूरा करने में मदद करेंगे। जैसे हाइड्रोजन का तो 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करना पड़ता है, लेकिन ऑक्सीजन कार्बन के सब 8 पूरे करने पड़ते हैं, ऑक्टेट। तो बताओ फिर ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसके भी क्या होंगे? 6 ही तो होंगे। कार्बन के कितने हैं?
आउटर में कितने 4, अंदर के नहीं लेते। अब ध्यान से समझना, इसको 6 इलेक्ट्रॉन है, कितने चाहिए 2। इसके लिखने के हिसाब से तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, कार्बन के अराउंड कितने 4, लेकिन आप ना ऐसे बनाना कि स्ट्रक्चर बढ़िया लगे। इसको अगर 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 2 इसके सामने रख दो, इसके जो 4 इलेक्ट्रॉन है ना ये ऐसे मत रखना, रख सकते हो, लेकिन अगर इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो इसके ही सामने 2 रखो। ऐसे मैं रख रहा हूं, ध्यान से सुनना। इस कार्बन के जो 4 इलेक्ट्रॉन है 2 ऐसे रख रहा हूं क्योंकि 2 इसको जरूरत है, इसको भी 2 जरूरत है, तो इस 4 इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे रख दूंगा, 2 ऐसे 2 ऐसे। देखो फिर इसको अगर 6 इलेक्ट्रॉन है 2 चाहिए, ये देखो बन गया, ठीक है। उसको भी 6 अगर है तो 2 चाहिए, ये देखो बन गया। बीच वाले का पूरा नहीं है भाई, बीच वाले के पास कितने 1 2 3 4, कितने चाहिए 4 और चाहिए, 2 इससे लेगा 2 इससे लेगा, तभी मैंने सामने रखे हो। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा CO2 का, समझ लो। अगर मैं बात करूं यहां पर कि इलेक्ट्रॉन शेयर कितने हुए, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में कितने, रिंग के अंदर कितने हैं, इस रिंग के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन ना, 2 यहां 2 यहां, और यहां पर अगर मैं बात करूं तो 4 इलेक्ट्रॉन 2 यहां 2 यहां। मतलब क्या बनेगा, ध्यान से बनना, ये इलेक्ट्रॉन रहेंगे ही, ये और ये रहेंगे ही, कुछ ऐसा बनेगा C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। इसके पास ये वाले दिखा देना कुछ ऐसे, और ये वाले दिखा देना कुछ, ये वाले बच गए ना बॉन्डिंग में। शेयर कौन हो रही है, इस कार्बन से शेयर किसने किया, यहीं के तो 2 इलेक्ट्रॉन गए, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही तो डबल बॉन्ड बन रहा। CH4 के केस में 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई थी, हाइड्रोजन ने 1 ही इलेक्ट्रॉन लिया, लेकिन यहाँ पर कार्बन ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं, ठीक है, और ऑक्सीजन ने भी इससे 2 लिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, ठीक है, तो डबल बॉन्ड बना। यहाँ पर भी डबल, यहाँ पर भी डबल, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बने। आप ना पेपर में इतना करके छोड़ा ना, ये तो मैं आगे लेवल का बता रहा हूँ। CO2 का स्ट्रक्चर एग्जाम में ऑलवेज पूछता है, फटाफट करो। टाइम कितना हो गया, चलो आज के लिए इतना ही। कोई डाउट होगा तो पूछो, समझ में आए ना चीजें, ठीक है। CO2 और CH4 का स्ट्रक्चर आज घर में बनाने में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है हमेशा, गारंटी मेरी रहती है उसमें।